नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एमपीपीएससी 2019-20 खासकर 19 के मेंस के पेपर 2 और पार्ट बी के कुछ टॉपिक अभी तक हम लोगों ने देखा था। अभी कुछ इसमें टॉपिक बकाया हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसी में से आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 8 लोक सेवाएँ, ये डिस्कस करने में जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने हेल्थ से रिलेटेड, मानव संसाधन से रिलेटेड, सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए थे पेपर 2 पार्ट बी के। उसी के आगे का टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 लोक सेवा। इसके बाद टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 10 दो इसमें और हैं, ठीक है, जिसमें से 9वां नंबर टॉपिक जो है तो वो लोक लेखा पब्लिक अकाउंट वाला टॉपिक है और 10वां नंबर टॉपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला टॉपिक है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पर आज की जो क्लास है, आज की जो चर्चा का विषय है वो है लोक सेवाएं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस पूरा कि क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे लोक सेवा के अंतर्गत, फिर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, आप भी हमारे साथ साथ बनाते चलेंगे। लोक सेवा, लोक सेवाएं आपके जो सिलेबस में है वो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये लिखा है लोक सेवाएं और उसमें एक सेवा लिखा है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, पहला टॉपिक ये लिखा है। दूसरा टॉपिक लिखा है केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। तीसरा टॉपिक लिखा है राज्य सेवाएं, राज्य सेवाएं। चौथा टॉपिक लिखा है संवैधानिक पद। पांचवा टॉपिक इसमें लिखा है यूपीएससी एवं एमपीपीएससी, मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये वीडियो, दो वीडियो में ये क्लास बटेगी। एक वीडियो में मैं आपको यूपीएससी एमपीपीएससी के बारे में अलग से डिटेल से समझाऊंगा और आज की जो चर्चा होगी वो अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं और संवैधानिक पदों को लेकर के होगी, ठीक है ना। एक सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी को इसके बारे में वैसे भी पता होना चाहिए, उसकी सेवा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा में यदि ना भी पूछे तो भी पता होना चाहिए, फिर भी आपके सिलेबस में दिया है, यूपीएससी वालों के सिलेबस में भी है, उनको भी पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज की जो डिटेल्स है, आज की जो जानकारी है वो सबके लिए ज़रूरी होगी। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉमन जानकारी, जो पीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉमन जानकारी इसमें होगी और वो उसके इस वीडियो के माध्यम से वो समझ पाएंगे कि आईएएस क्या होता है, पीसीएस पीएससी अधिकारी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होते हैं, एसडीएम कौन होते हैं, आईपीएस क्या होता है, एफएस क्या होता है। ये तमाम जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये तो था जो आपके सिलेबस में दिया है, एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया है। इसके इतर जो हम लोग को पहले पढ़ लेना है, जो इसमें नहीं दिया है लेकिन वो भी हम लोग को थोड़ा जानना चाहिए और एक भूमिका के रूप में। तो मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो इतना तो ही है। इसके अलावा जिसकी चर्चा मैं करूँगा वो आपको बताऊँगा कि लोक सेवा होता क्या है। सबसे पहले तो यही आपको बता दूँगा कि भूमिका, इसकी सेवाएं क्या हैं, यहाँ से शुरू करूँगा। लोक सेवा क्या है? भारत में लोक सेवा या सिविल सेवा का इतिहास रहा है, तो वो इतिहास क्या है, ठीक है ना, इसको हम लोग जानेंगे। लोक सेवा से संबंधित संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते चलेंगे, ठीक है ना। ये बात वहाँ से जो सिलेबस में दिया है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि सेवाएं क्या होती हैं, लोक सेवा क्या है और लोक सेवा के कौन कौन से प्रकार हैं, है ना, और इससे संबंधित संवैधानिक उपबंध क्या हैं। फिर धीरे से हम लोग टॉपिक पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले कि सेवा क्या है और यहाँ पे सेवा का तात्पर्य क्या है, सेवाओं से क्या तात्पर्य है, लोक सेवा से क्या तात्पर्य है, मैं आपको ले चलता हूँ भारत की संसदीय प्रणाली पर। यहाँ से बात शुरू करता हूँ। भारत की संसदीय प्रणाली, हम लोग जानते हैं कि भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाया है। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है हमने कैबिनेट सिस्टम अपनाया है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम में मंत्री एक तरफ, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, जो भी मंत्री हो सकते हो सब, ठीक है ना। दूसरी तरफ इन मंत्रियों के अधिकारी एवं कर्मचारी, जैसे इनके सचिव, जैसे सिविल सेवा के व्यक्ति, ठीक है ना। दो तरीके के लोग होते हैं इस प्रणाली में। हम लोग जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियां जो हैं बटी होती हैं। संसदीय प्रणाली में विधायिका के काम कुछ और होते हैं, कार्यपालिका के काम कुछ और न्यायपालिका के काम कुछ और होते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू कराती है, इम्प्लीमेंटेशन, और न्यायपालिका दोनों के बीच या आपसी संघर्षों के समय
समय न्याय का कार्य करती है। ये तीनों के काम बटे हुए हैं, ठीक है। चलिए, विधायिका कानून बनाती है, तो विधायिका में जो लोग होते हैं वो लोग कहाँ से आते हैं? वो लोग संसद के होते हैं। संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका में कौन लोग होते हैं? कार्यपालिका में वो लोग होते हैं जो विधायिका के वो सदस्य जिनको मंत्री बनाया जाता है। एक दूसरी कार्यपालिका, इसमें जिसमें मंत्री लोग शामिल होते हैं, उस कार्यपालिका को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। क्या? राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका का दूसरा हिस्सा होता है जिसमें मंत्रियों के सचिव, मंत्रियों के कर्मचारी या उनसे जुड़े हुए अधिकारी होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। ये मंत्री लोग कैसे पदस्थ किए जाते हैं? बाय इलेक्शन जनता इनका चुनाव करती है। लेकिन दूसरा जो वर्ग है कार्यपालिका का, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि कार्यपालिका के दो भाग हैं, एक भाग राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा भाग प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। यहाँ पे दूसरा भाग है क्या? प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। इसकी चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप बेस से जुड़ सकें कि आईएएस जो होता है या केंद्रीय सर्विसेज जो होते हैं या जो राज्य सेवाएं होती हैं वो किस प्रकार से कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है। तो प्रशासनिक कार्यपालिका में कौन आएंगे? प्रशासनिक कार्यपालिका में आईएएस आएंगे, ठीक है। आईपीएस भी आएंगे यहाँ, ठीक है। अभी देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है और कैसे बनते हैं। तो आईएएस आते हैं। प्रशासनिक कार्यपालिका जो होती है इलेक्टेड नहीं होती है, ये सेलेक्टेड होते हैं। क्या मतलब है सेलेक्टेड का? कि इनका चयन किया जाता है ना, परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है और इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा, और यदि राज्य लोक सेवाओं के संदर्भ में कहूँ तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं भाई? ये भी राष्ट्रपति से नियुक्त होते हैं यदि नियुक्ति की बात करें तो, ठीक है ना, क्योंकि शपथ राष्ट्रपति या राज्यपाल ही दिलाते हैं, लेकिन इलेक्टेड होते हैं, जनता के माध्यम से इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत की कार्यपालिका का जो वास्तविक हेड है वो राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही इन दोनों का संचालन करता है, इसीलिए राष्ट्रपति इनको भी शपथ दिलाता है और इनको भी शपथ दिलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के समक्ष ये दोनों कार्यपालिकाएं काम करती है। मंत्री वाली कार्यपालिका हर 5 साल में चुनाव के बाद बदल जाती है, अर्थात क्या है? अस्थायी कार्यपालिका है मंत्री वाली। राजनीतिक कार्यपालिका कैसी कार्यपालिका होती है? अस्थायी कार्यपालिका होती है। यहाँ से जानकारी शुरू होती है आपके सिविल सेवा के बारे में, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। और प्रशासनिक कार्यपालिका जिसमें प्रशासनिक लोग, प्रशासन के व्यक्ति आते हैं, वो कैसी कार्यपालिका है? वो स्थायी कार्यपालिका है। तो इस प्रशासनिक कार्यपालिका को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। तो ये स्थायी कार्यपालिका है, ये अस्थायी कार्यपालिका है। प्रशासनिक कार्यपालिका सतत चलती है, निरंतर चलने वाली होती है। राजनीतिक कार्यपालिका रुकती है, 5 साल के बाद चेंज होती है, नवीन होती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हर 5 साल में नवीन हो जाती है और ये इस तरह से नवीन नहीं होती, इसके सदस्य आपदस्थ नहीं होते, कंटिन्यू चलती रहती है, जिस प्रकार से राज्यसभा, ऐसे को समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये स्थायी कार्यपालिका है और हमेशा बनी रहती है, हमेशा कार्यरत रहती है, इसीलिए इस कार्यपालिका का स्टील फ्रेम कहा जाता है। इसकी भी कहानी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। स्टील फ्रेम है ये, पूरी कार्यपालिका को हमेशा बनाए रखती है। ये तो अंग हैं, बाद में चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो है स्थायी रूप से बनी रहती है। जब से संचालन हुआ है तब से रुकी नहीं है, इसीलिए इसको स्टील फ्रेम कहते हैं। सिविल सर्विसेज को कार्यपालिका का स्टील फ्रेम कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई। अच्छा, एक बात और यहाँ पर स्पष्ट करता चलता हूँ। न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका के लोग कौन होंगे? न्यायपालिका के लोग भी सेलेक्टेड होते हैं या फिर कॉलेजियम प्रणाली से पदस्थ होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। न्यायिक परीक्षा भी होती है, इसलिए वो सिविल सेवा में आती है, तो इसलिए यहाँ पे चर्चा करना जरूरी है। फिर भी देखिए, जो आपकी कार्यपालिका हुई, जहाँ तक आप समझें, कार्यपालिका का हेड किसी न किसी तरह से कौन होता है? पूरा का पूरा राष्ट्रपति होता है, ठीक है। कार्यपालिका कार्य का संचालन करने वाली पालिका, ठीक है ना, सदन, ऐसा समझ लीजिए। 2 हो गए। तो हम लोग जानते हैं कि जो संघ स्तर पर इसमें जो सेवाएं आएंगी, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका जो चयनित नहीं बल्कि चुनाव के माध्यम से पहुंचेगी, और दूसरा प्रशासनिक कार्यपालिका जो चयन के माध्यम से पहुंचेगी। इतनी बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। चयन होगा तो चयन की कोई ना कोई इनकी प्रक्रिया होगी, तो हम लोग को अभी जो पढ़ना है वो प्रक्रिया पढ़नी है, ठीक है। प्रशासनिक कार्यपालिका, यहाँ से आप समझ लीजिए कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वही आपके 3 भागों में बटा हुआ है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा के बारे में उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक जो और बात मैं आपको यहाँ से जोड़ना चाहता था वो ये है कि सेवाएं यहाँ से जुड़ जाएंगी। देखिएगा, सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं, इस संदर्भ में सेवाओं की बात करें तो सेवाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक सेवा होती है सैन्य सेवा, मिलिट्री सर्विसेज,
ठीक है। तो मिलिट्री सर्विसेज ऑफ इंडिया, आर्मी वाली, नेवी वाली और आपका वायुसेना, इसमें आती है सैन्य सेवा। सैन्य सेवा लोक सेवा नहीं है, सैन्य सेवा पब्लिक सर्विस नहीं है, ठीक है ना। ये आर्म्ड फोर्सेस को हम लोग कहते हैं। तो सैन्य सेवा लोक सेवा नहीं है। दूसरी कौन सी सेवा होती है भारत में या किसी भी देश में, दोनों मतलब सभी देशों में होती है लोक सेवा। लोक सेवा क्या है? लोक सेवा है पब्लिक सर्विस। हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों सेवा कौन ले रहा है भाई? ये दोनों सेवा राष्ट्रपति ले रहा है। कौन ले रहा है? राष्ट्रपति ले रहा है। राज्यों के संदर्भ में यहाँ पे हम, चूंकि राज्य की सैन्य सेवा होती नहीं तो राज्यपाल जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग केंद्र स्तर पर बात करेंगे, संघ स्तर पर बात करेंगे। तो ये सेवा कौन ले रहा है? ये सेवा राष्ट्रपति ले रहा है। अर्थात राष्ट्रपति कुछ लोगों को नियुक्त करता है सेना के कार्यों के लिए, है ना, और राष्ट्रपति कुछ लोगों को नियुक्त करता है लोगों की सेवा के लिए, लोक कार्य के लिए। इनका काम क्या होता है? लोक कार्यों का संचालन करना। लोक कार्य कौन कौन से हैं? जनता की मदद करना, जनता की सहायता पहुंचाने वाले कार्य, जनता को बिजली, पानी, सुरक्षा, सड़क, ये सारी चीज़ें पहुंचाने वाली सेवा को ही हम लोग क्या कहेंगे? लोक सेवा कहेंगे। तो लोक सेवा लोक कार्य है, ठीक है ना। तो एक लोक सेवा। सैन्य सेवा क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संप्रभुता की सुरक्षा के लिए जो सेवा ली जाती है उसको हम लोग सैन्य सेवा कहते हैं ना। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र में आतंकवाद को रोकने के लिए, संप्रभुता की रक्षा के लिए, राष्ट्र को बचाए रखने के लिए जो सेवाएं ली जाती हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, वो सैन्य सेवा कहलाती है। और जो जनता की सेवा के लिए, जनता से ही ये भी जाते हैं, जनता से वो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी सिलेक्शन होता है, इनका भी सिलेक्शन होता है। तो जनता से ही जनता की सेवा के लिए जो लोग चुने जाते हैं, सेलेक्टेड किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, उन सेवाओं को हम लोग लोक सेवा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें वही काम आते हैं जो काम लोगों से जुड़े होते हैं सीधे, मतलब उनकी सहायता करना, उनके कार्यों को आसान बनाना। ये काम रक्षा से जुड़ा है और ये काम लोगों की दैनिक सहायता से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग लोक सेवा या पब्लिक सर्विस कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अब ये लोक सेवा किससे जुड़ी हुई है? प्रशासनिक कार्यपालिका, अर्थात कार्यपालिका का हिस्सा है, कार्यपालिका का हेड है। अच्छा, यही बात है कि सैन्य सेवा और लोक सेवा दोनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। दोनों का हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। यही बात है कि प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका दोनों का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के दिशा निर्देश अनुसार ही संचालन कार्यों का किया जाता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो आप ये समझ गए हैं कि सेवाएं भारत में, फिलहाल भारत की बात ही कर रहे हैं, तो दो प्रकार की हैं, सैन्य सेवा, लोक सेवा। कार्यपालिका दो प्रकार की, राजनीतिक, प्रशासनिक, और इन सब का हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे लोक सेवा। तो आपके सिलेबस में दिखा है कि लोक सेवा, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि लोक सेवा से क्या आशय है, क्या समझते हैं आप लोक सेवा से? तो यही स्पष्ट कर देते हैं। कुछ बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि लोक सेवा आप किसको कहेंगे, लोक सेवा से क्या आशय है, ठीक है ना। तो लोक सेवा हम उस सेवा को कहेंगे जो जनता के कल्याण के लिए कार्यरत हो, ठीक। जनता कल्याण हम लोग जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्र की, हमारे जो संविधान की भावना है, क्या है संविधान की भावना? हमारे जो संविधान की भावना है वो है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और ये स्थापना कौन करेगा? ये स्थापना करेगा राष्ट्रपति। कैसे करेगा? राष्ट्रपति करेगा अपनी एक, किसके माध्यम से? अपनी एक कार्यपालिका के माध्यम से। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के माध्यम से राज्य की जन कल्याणकारी भाव को स्पष्ट करेगा और उसकी स्थापना करेगा। और इसमें कौन सी कार्यपालिका सीधा भूमिका निभाएगी? दोनों निभाती हैं अपने अपने स्तर पर, मंत्री और कौन? प्रशासनिक या स्थायी। तो ये क्या करेंगे? इनका काम क्या हो गया? प्रशासनिक अधिकारियों का काम हो गया जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना में राज्य की नीतियों का संचालन करना। हालांकि राज्य की नीतियों को बनाने में भी ये मंत्रियों के साथ, जब संसद में ये मतलब होते हैं तो वहाँ भी भूमिका निभाते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो काम है वो क्या है? जनता के कल्याण के लिए कार्यरत रहना, अर्थात जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूँ कि जन कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है। एक ऐसा राज्य जिसमें जनता का कल्याण सर्वोच्च हो, वही राज्य क्या होगा? जन कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है। तो जनता का कल्याण किसमें नहीं थे भाई? जनता को सुरक्षा हो, पहली बात, मतलब भय मुक्त समाज हो, जनता भय मुक्त अपना जीवन जी सके। इसके लिए कौन सी सेवा है? इसके लिए आईपीएस है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। आईपीएस यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, पुलिस सेवा ले सकते हैं ना, पुलिस सेवा है। तो पुलिस सेवा क्या कर रही है? जनता की सुरक्षा कर रही है, अर्थात ये लोक सेवा है। फिर क्या है? जनता को सुरक्षा के साथ साथ जनता को मिलनी चाहिए क्या? जनता को ससम्मान जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये कैसे मिलेगा ससम्मान जीवन जीने की स्वतंत्रता? ये तब प्राप्त होगा
जब वो सुरक्षित होगा, जब उसकी प्रतिष्ठा पर, जब उसकी स्वतंत्रता पर, जब उसकी समानता पर कोई आंच नहीं आएगी। तो समानता स्थापित कराना, स्वतंत्रता स्थापित कराना, न्याय स्थापित कराना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? ये या तो न्यायिक सेवा की जिम्मेदारी है या तो फिर प्रशासनिक IAS की जिम्मेदारी है। ठीक है, IAS जानते हैं हम लोग कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी एक न्यायिक अधिकारी, दंडाधिकारी होता है। तो फिर इसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, है ना, या जनता से संबंधित डॉक्यूमेंट, जमीन आदि की सुरक्षा आदि से संबंध में न्याय, यही तो सारे काम लोक सेवा हैं। तो जो अभी लोक सेवा केंद्र स्थापित हो रहे हैं, आप देखेंगे कि यही सारे काम वहाँ पे होते हैं। आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आदि ये सारे काम ही जन सेवा या लोक सेवा या पब्लिक सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम बात करें पब्लिक सर्विस की, तो जब हम कहेंगे पब्लिक सर्विस तो आप समझेंगे कि लोक सेवा एक ऐसा कार्य है जिसमें जनता के कल्याण की प्रत्यक्ष रूप से बात की जाती है। सरकारी नीतियों को सरकार भी क्या कर रही है, संसद भी क्या कर रही है, ऐसा कानून बनाएगी जो जन कल्याणकारी हो, क्योंकि हमारे राज्य की भावना ही है जन कल्याणकारी। तो सरकार क्या करेगी, नीतियां बनाएंगी। कैसी नीतियां? जन कल्याणकारी। और इन नीतियों की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? कार्यपालिका। कार्यपालिका किसको? पहले तो मंत्रालय, फिर मंत्रालय ये जिम्मेदारी किसको देगा? राजनीतिक कार्यपालिका ये जिम्मेदारी दे देगा किसको? प्रशासनिक कार्यपालिका को। तो प्रशासनिक कार्यपालिका क्या करेगा? इसको जनता तक पहुंचाएगा। बस यही तो जनता की सेवा है, यही तो लोक सेवा है, जनता तक पहुंचा देगा उसको। और प्रभावी तरीके से जनता तक न्याय पहुंचे, प्रभावी तरीके तक जनता तक सरकारी नीतियां पहुंचे, प्रभावी तरीके तक जनता तक राज्य की लोक कल्याणकारी भावना पहुंचे, यही कार्य होता है प्रशासनिक अधिकारियों का, लोक सेवा में बैठे हुए व्यक्तियों का। तो हम लोग अब ये बात समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सिलेबस की ओर। यदि हम लोग बात करें लोक सेवा का जो नेचर है भारत में, या जो प्रकार है, वो आपके सिलेबस में दे दिया है। ठीक है, देखिए 3 स्तर पे हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, हम लोग जो संविधान अपनाए हैं वो संघात्मक संविधान है। संघात्मक संविधान को समझ लेंगे तो कुछ बातें यहाँ पे जो लिखूँगा वो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। संघात्मक व्यवस्था में 3 चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। संघात्मक व्यवस्था में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है, मतलब कई होते हैं राज्य सरकारें, और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो केंद्र के भी हों और राज्य के भी हों। हम लोग जानते हैं कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार से स्थिति निर्मित होती है। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो केवल केंद्र के पास होती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो केवल राज्य के पास होती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के पास होती हैं। हम लोग अपनी 7वीं अनुसूची ध्यान से समझें तो उसमें 3 अनुसूचियाँ हैं। एक अनुसूची क्या? केंद्रीय या संघीय अनुसूची, दूसरा समवर्ती कंक्रीट वाली, और तीसरा राज्य सूची के विषय। सूची ना लिखे, सूची लिखे, संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, ये 3 प्रकार की व्यवस्था संघात्मक शासन में की जाती है। तो केंद्र क्या है और केंद्र प्लस राज्य क्या है, राज्य क्या है, इन्हीं तीनों व्यवस्था पर आधारित 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं। ठीक है, लोक सेवाएं होती हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला चाहे केंद्र लिख लीजिए चाहे अखिल लिख लीजिए, मुझे लगता है कि आपके सिलेबस में पहले अखिल भारतीय सेवा लिखा है तो वही स्पष्ट कर देता हूँ। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा क्या करेगी? भारत की होगी और पूरे भारत में सेवा देगी। अखिल का मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज, संपूर्ण भारत के लिए। ठीक है, दूसरी जो सेवा है यहाँ पे वो है केंद्रीय सेवा, जो आपके सिलेबस में जैसा लिखा है वैसे मैं लिख रहा हूँ, केंद्रीय सेवा। और तीसरी है राज्य सेवा। तो राज्य सेवा से तो स्पष्ट हो गया होगा कि किसी राज्य की सेवा होगी और उसी राज्य में ही सेवा देंगी। ठीक है ना, इससे तो स्पष्ट हो रहा होगा। राज्य सेवा है, राज्य की सेवा है, राज्य में ही सेवा देगी। ठीक है, तो इसके लिए आगे क्या लगा देंगे? उस राज्य का नाम लगा देंगे जिस राज्य की सेवा होगी। जैसे मध्य प्रदेश राज्य सेवा, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सेवा, है ना। तो राज्य सेवा को हम लोग स्टेट सर्विसेज कहेंगे, और स्टेट सर्विसेज जैसे हमने कहा MP राज्य स्टेट सर्विसेज।
तो MP स्टेट सर्विसेज, जब आपको देखेंगे नोटिफिकेशन में तो उनकी PDF में लिखा रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट सर्विसेज, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसको फिर कॉमन भाषा में हम लोग कहने लगे क्या, MPPSC, उस आयोग को क्या, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा, इसको लोक सेवा भी कह सकते हैं। तो उस राज्य की होगी जिस राज्य की ये लिए बनाई गई होगी, ठीक है ना। फिर दो बातें और बचती हैं, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा से भी स्पष्ट है, ये वाला हो गया राज्य सेवा से। केंद्रीय सेवा से स्पष्ट है कि वो किसका होगा, केंद्र सरकार को होगा, क्लियर। और वो सिर्फ किसके लिए काम करेगा, केंद्र सरकार के लिए ही काम करेगा, सिर्फ केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति करेगी, केंद्र सरकार उसको भर्ती करेगी, केंद्र सरकार की अपनी सेवा शर्तें होंगी, केंद्र सरकार में ही प्रमोशन होगा, केंद्र सरकार ही उसको वेतन भत्ते देगी, ठीक है। तो वो कौन सी सेवा होगी, वो केंद्रीय सर्विसेज होंगी, सेंट्रल सर्विसेज होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होंगी, ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान में जो एक सेवा है IES, UPSC लेता है, लेकिन ये केंद्रीय सेवा है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। खैर, अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो अखिल भारतीय सेवा क्या है, अखिल भारतीय सेवा ऐसी सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करती हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, सेवाएं ये राज्य में भी देते हैं और केंद्र सरकार को भी सेवा देते हैं। मतलब केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में सेवा करते हैं, या पहले ये राज्य में सेवा करते हैं, फिर प्रमोशन होता है तो केंद्र में भी जा सकते हैं। तो अखिल भारतीय सेवा दोनों के लिए, अखिल भारतीय मतलब केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए, दोनों के लिए जो कार्य करते हैं उनको हम लोग कहते हैं अखिल भारतीय सेवा। वो सेवा जो केंद्र राज्य दोनों के लिए परस्पर कार्य करे, बारी बारी से दोनों के लिए काम करे, वो केंद्र का भी प्रतिनिधि है, राज्य का भी प्रतिनिधि है, केंद्र का प्रतिनिधि है, राज्य में सेवा दे रहा है, फिर वो क्या करेगा, केंद्र का प्रतिनिधि होते हुए केंद्र में ही सेवा दे सकता है, ठीक है। तो ऐसी सर्विसेज को हम लोग क्या कहते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, ठीक है। तो पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में, इन तीनों सेवाओं के बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मुझे लगता है कि इस भूमिका से आप लोग परिचित हो गए होंगे और बड़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक चीज़ यहाँ पे मेरे दिमाग में कौंध रही है, वो मुझे लगता है कि मैं आपको बताता चलूँ। लोक सेवाएं जब ये हम लोग कहते हैं तो इसका मतलब होता है सिविल सर्विसेज, है ना। सिविल शब्द जानते हैं, हमने बता दिया कि सिविल शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जनता से जुड़े हुए कार्यों के लिए, ठीक है। लोक सर्विसेज उनको कहेंगे। यदि हम लोग संविधान में देखें तो संविधान में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है ना। आर्टिकल 308 से लेकर के 314 तक लोक सेवाओं के बारे में लिखा गया है। 308, 309, 310, 311, 12, 13, 14 में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। स्पष्ट करता चलूँगा, आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो। दूसरी बात, जब हम लोग कहते हैं लोक सेवा तो मतलब इसको हम लोग पब्लिक सर्विस भी कह सकते हैं, सिविल सर्विसेज तो कहते हैं क्या, पब्लिक सर्विस। तो पब्लिक सर्विस की एक हिस्ट्री जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा लोक सेवा का इतिहास, मतलब पब्लिक सर्विसेज की हिस्ट्री। थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बन जाए कि सिविल सर्विसेज की शुरुआत जो है वो भारत में कैसे हुई है, कहाँ से हुई है। न्यू स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए तो जानना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि लोक सेवा की शुरुआत जो है वो भारत में कहाँ से होती है, लोक सेवा कैसे आई, कहाँ से इसका मतलब उत्पत्ति हुई, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, लोक सेवा को संचालन करने वाले या लोक सेवा को लाने वाले, ये सब जानने की जिज्ञासा दिमाग में होती है। उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे पूर्ति करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं केवल बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब माइलस्टोन होंगे उन्हीं की चर्चा हिस्ट्री में करूँगा। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज की ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर आते हैं डिटेल पे अखिल भारतीय सेवाओं की, केंद्रीय सेवाओं की, ठीक है ना, ब्रीफ हिस्ट्री। यदि हम लोग प्राचीन काल में बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मैं कोई हिस्ट्री पे जाता हूँ तो सबसे पहले जड़ से उठाता हूँ कि प्राचीन काल में क्या ऐसी कोई सेवा थी कहीं जिसको लोक सेवा कह सकें। तो सब कुछ ढूंढने के बाद पता चलता है कि प्राचीन काल में जो लोक सेवा जैसी किसी सेवा की यदि शुरुआत होती है तो वो काल था मौर्य काल। मौर्य काल में अलग अलग सेवाओं के लिए विभाग बनाए गए थे और उनसे संबंधित जो सेवा अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी, जैसे कि अभी होती है, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें मौर्य काल में, तो मौर्य काल में एक अधिकारी होता था जिसको राजुक नाम से जानते थे। ये राजुक पूरी सिविल सेवाओं का अध्यक्ष होता था। आज के ज़माने में यदि हम लोग बात कर लें तो यूपीएससी के अध्यक्ष राजुक के बराबर होता था, ठीक है ना। तो
मान लेते हैं राजू को क्या कहते थे, ये सिविल सर्विसेज का अध्यक्ष होता था, संपूर्ण लोक सेवाओं का अध्यक्ष इसको नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा हर विभाग के एक लोक सेवा मतलब हर विभाग के एक अलग अलग लोक सेवक होते थे जिनको अलग अलग नाम देते थे। जैसे पण्याध्यक्ष, ये किसका अध्यक्ष होता था, ये लोक सेवक होता था व्यापार का, ठीक है ना। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे क्या कहते हैं अध्यक्ष होते थे, व्यापार से, सोने से संबंधित, चांदी से संबंधित, कृषि से संबंधित कई अलग अलग प्रकार के अध्यक्ष होते थे। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौर्य काल में राजूक नाम का एक अधिकारी नियुक्त होता था जो सिविल सेवा का अध्यक्ष होता था, सिविल सर्विसेज का अध्यक्ष होता था, ठीक है। इसके अलावा मौर्य काल में ही आचार्य कौटिल्य ने लोक सेवकों के लिए कई गुण बताए हैं, अनिवार्य गुणों की बात की है, नैतिकता की बात की है। ये बात हम लोग एथिक्स में भी पढ़ते हैं। तो लोक सेवकों के लिए एथिक्स की बात की गई है। इससे ही साबित होता है कि मौर्य काल में लोक सेवकों का काफ़ी बोलबाला था, ठीक है ना। तो कौटिल्य ने इसी समय लोक सेवकों के लिए 2 अनिवार्य गुण बताए, एक निष्ठा, दूसरा ईमानदारी। राज्य के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का होना और अपने ड्यूटीज़ के प्रति ईमानदारी का होना, ये बेसिक 2 गुण लोक सेवकों के लिए कौटिल्य ने बताया इसी समय, ठीक है, अपनी पुस्तक में, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें अर्थशास्त्र में तो इन दोनों गुणों की चर्चा मिलती है, तो जिससे स्पष्ट होता है कि मौर्य काल से लोक सेवकों की शुरुआत होती है, ठीक है। दूसरा, यदि हम लोग इसके बाद आए, इसके बाद लोक सेवक नियुक्त किए जाते रहे होंगे लंबे समय तक। दूसरा जो माइलस्टोन है, जो परिवर्तन दिखता है, वो मध्यकाल में, किसके ज़माने में, अकबर के ज़माने में। तो जब हम लोग आते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में हम लोग अकबर का शासनकाल देखते हैं। तो अकबर के शासनकाल में बहुत अच्छे तरीके से राजस्व सेवा का विकास हुआ है। अकबर का जो शासनकाल है वो राजस्व सेवाओं के लिए, अब इसके लिए कलेक्टर जैसे पदों की नियुक्ति, कलेक्टर भी राजस्व सेवा का हिस्सा होता है, तहसीलदार जैसे पद, मतलब इसमें पदों में बहुत सारे पद इस प्रकार से होते थे जो लोक सेवा की पहचान कराते हैं, ठीक है। तो राजस्व सेवा को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है इनके काल में, ठीक है। फिर इसके बाद आधुनिक काल में आते हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि राजस्व सेवा का विकास सबसे ज़्यादा इसी काल में हुआ। आधुनिक काल में जब हम लोग आते हैं ब्रिटिश काल में, तो निश्चित रूप से ये लोक सेवाओं का भी आधुनिक काल कहलाएगा। तो जब लोक सेवा में आते हैं, आधुनिक काल में आते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है लोक सेवाओं का आधुनिक स्वरूप। सबसे पहले जिसको जन्मदाता माना जाता है लोक सेवाओं का, सिविल सेवा का, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1738 से 1805 इसका जो पूरा जीवन काल है वो है। इसको भारत में सिविल सर्विसेज का, लोक सेवाओं का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है ना। ये बेहतर प्रशासन के लिए इसने 1793 में एक कॉर्नवालिस कोड लाया था। कॉर्नवालिस कोड 1793 में, ये याद रखिएगा, जहाँ से शुरुआत होती है किसकी, सिविल सेवाओं की। तो कॉर्नवालिस कोड को सिविल सर्विसेज की शुरुआत का, हम लोग आधुनिक सिविल सर्विसेज की शुरुआत की जड़ मान सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि इसके बाद 1801 में इसी के शासनकाल में कलकत्ता में विलियम फोर्ट की स्थापना होती है। तो विलियम फोर्ट की स्थापना 1801 में कलकत्ता में हुई। किसके लिए हुई थी कॉलेज की स्थापना? इस कॉलेज की स्थापना सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए ही हुई थी, जैसा कि आज हम लोग ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं मसूरी के लवासना में और हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशिक्षण केंद्र में, ठीक है। इसी प्रकार से प्रशिक्षण देने के लिए विलियम फोर्ट की स्थापना की गई थी। फिर बड़ा जो माइलस्टोन है 1854 का है। हमने कहा कि 1793 से मान सकते हैं कॉर्नवालिस कोड आया बेहतर प्रशासन के लिए। उसके बाद 1854 मतलब 1853 तक ये जो सिविल सेवक होते थे, सिविल सेवकों की नियुक्ति जो होती थी वो ब्रिटेन में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से होती थी। मतलब इनकी परीक्षा नहीं होती थी, चयन होता था। ये आप कह लीजिए कि ये नियुक्त कर लिए जाते थे सीधे योग्यता के आधार पर, या योग्यता के आधार ना कहें तो कह लेते हैं कि इनकी इच्छा के आधार पर नियुक्त कर लिए जाते थे, मनोनीत कर लिए जाते थे, ये सही शब्द होगा, ठीक है। तो इनका मनोनयन हो जाता था। लेकिन 1854 में पहली बार इस बात का खंडन किया गया और कहा गया कि इनकी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा होगी, प्रतिस्पर्धा आधारित चयन होगा। इसका मतलब लोक सेवा सिविल सर्विसेज की जो कंपटीशन की बात है वो 1854 से शुरू होती है, ठीक है ना। 1854 में इसका प्रपोजल आता है। शुरू 1854 में कौन लाता है तो इसको हम लोग मैकाले कहते हैं। तो मैकाले समिति के द्वारा ये प्रपोजल लाया जाता है 1854 में कि सिविल सेवा की जो परीक्षा होगी, मतलब सिविल सेवा
की जो नियुक्ति होगी वो परीक्षा के माध्यम से होगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में आधुनिक सिविल सेवाओं का जन्म मैकाले के द्वारा किया गया। आधुनिक सिविल सेवा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सेवा जहाँ से परीक्षा शुरू होती है, अभी तक तो नियुक्ति होती थी, अब यहाँ पे परीक्षा वाली, जैसा कि हम लोग यूपीएससी एमपीएससी की परीक्षा देते हैं, इसी प्रकार से परीक्षा की पद्धति जो है वो मैकाले के द्वारा लाई गई। और 1856 में 1856 में परीक्षा आधारित नियुक्ति की शुरुआत होती है और 1856 में लंदन में परीक्षा शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बड़ा माइलस्टोन है कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो लंदन में देने लोग जाते थे, तो लंदन से इसकी शुरुआत होती है। ये बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो एक बड़ा माइलस्टोन है इतिहास में 1922 का, जब परीक्षा जो है वो भारत में होने लगी। तो भारत में परीक्षा होने लगी सिविल सेवा की कब से? 1922 से भारत में परीक्षा ली जाने लगी, ठीक है ना। इसके बाद एक बड़ा माइलस्टोन आता है 1947 के बाद, जब इन परीक्षाओं का भारतीयकरण किया गया, इन सेवाओं का भारतीयकरण किया गया स्वतंत्रता के बाद, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान है। सिविल सेवाओं को आज का रूप देने के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे अहम योगदान है, ठीक है ना। तो यदि कहीं भारतीय को नाम लिया जाए सिविल सेवाओं की स्थापना को लेकर के, सिविल सेवाओं को मजबूत बनाने और आधुनिक रूप देने में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमूल्य योगदान है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सिविल सेवाओं का भारतीय जन्मदाता या भारतीय सिविल सेवाओं का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए, दो पद हैं यहाँ पे, सिविल सेवा का जन्मदाता, सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस कहलाता है। भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप कह सकते हैं, कहते ही कह सकते हैं क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी। चलिए फिर से हम लोग वापस लौटते हैं एक अच्छी खासी भूमिका के बाद। मुझे लगता है कि यहाँ पे कई चीज़ें आप जो सिलेबस में नहीं थी उसके उत्तर भी समझे हैं, जिसकी ज़रूरत आपको थी, क्योंकि जब इन प्रश्नों का आप उत्तर लिखेंगे तो आपके पास एक बेस इतिहास का, आपके पास सेवाओं की समझ का, आपके पास राजनीतिक पॉलिटिकल संसदीय सिस्टम का, कैबिनेट सिस्टम का होना चाहिए, तब जाकर के आप इन बातों को स्पष्ट कर पाएंगे।